हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। रिसेप्शन था। अविराज जो कि आज भी अपने ऑफिस को तो मिस नहीं कर सकते थे और ना ही अपने काम को। हाँ, मगर त्रिशा को आज किसी ने भी कॉलेज नहीं जाने दिया था। और अगर आज वो कॉलेज जाती तो फिर तैयार कैसे होती? नूर, आरोही, सब लोग उसके घर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। और जितने भी लोग बाहर से आए हुए रिलेटिव थे वो भी। लेकिन अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये मृदुल नाम की जो लड़की है वो बार बार दानिश के साथ क्यों जा रही है। और ये त्रिशा त्रिशा तो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकल रही थी। अविराज ने मना किया था उसे। सुबह की कुछ यूं कॉन्वर्सेशन हुई थी अविराज और त्रिशा के बीच में। त्रिशा बाथरूम से निकलकर बाहर आती है, रेडी होती है और उसके बाद जैसे ही अभी वो अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन कर ये बाहर की तरफ निकलने वाली थी, अविराज उसे झटके से पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो? त्रिशा को नहीं पता था कि आखिर अविराज को ऐसे कमरे से बाहर त्रिशा का जाना अच्छा नहीं लगेगा। वो पीछे मुड़ते हुए कहती है, कहाँ जाऊंगी मैं? बाहर जा रही हूँ। सब लोग आए हैं, मम्मी जी ने बोला था कि कल सुबह थोड़ा जल्दी आ जाना, सबसे मिल लेना तुम। इस बात पर अविराज जो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी मिलने की। और तुम एक काम करो, आराम करो। और आज वैसे भी रिसेप्शन है तो रात में सोने को नहीं मिलेगा और मुझे पता है कि तुम्हें नींद कितनी प्यारी है, तो तुम सो जाओ। ये सुनती त्रिशा कहती है, हैं? आप मुझे 8:30 बजे बोल रहे हो मैं सो जाऊँ? आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं क्यों सोऊं? नहीं सोऊंगी। और मैं जा रही हूँ सबसे मिलने। मम्मी बता रही थी कि बहुत सारे लोग आएंगे, तो अगर सब लोग आएंगे तो फिर मैं जाकर के मिल लेती हूँ। रात में तो मिल नहीं पाई थी आपकी वजह से कम अभी तो जाने दीजिए। अविराज जो उसके अब ठीक सामने आ चुके थे और उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, त्रिशा मना कर रहा हूँ ना, बाहर नहीं जाना है तुम्हें। ये सुनती त्रिशा कहती है, पर क्यों? मुझे बाहर क्यों नहीं जाना है? और अगर बाहर नहीं जाऊंगी तो मेरा रिसेप्शन वो कैसे हो पाएगा? अब अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही विराज कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत जाना, बस अभी मत जाओ। अभी सुबह सुबह का वक्त है ना। तो एक्चुअली देखो बात ऐसी है कि तुम अब अविनाश आज कैसे त्रिशा को बताते कि इस वक्त त्रिशा कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे अगर वो बाल खोल कर के जो कि भीगे हुए थे इस वजह से त्रिशा ने खोल कर ही रखे हुए थे, साथ ही कपड़ों में वो इतनी प्यारी लग रही थी जो उसने अभी पहन रखे थे। उसका कलर तो वैसे इतना ज़्यादा फेयर था, साथ ही अभी वो थोड़ा ज़्यादा ही तैयार भी हो चुकी थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो। अविनाश जो अब डायरेक्टली उसकी तारीफ तो नहीं करते, बस उससे कहते हैं, ऐसे बाहर जाओगी तो नज़र लग जाएगी तुम्हें। और रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबसे मिलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम मिस्टर अविनाश मेहरा की बीवी हो, ओके? तुम रूम में रहो और मैं बोल दूंगा कि तुम बिज़ी हो और मैं बोल दूंगा कि कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा, ठीक है? ये सुनते ही त्रिशा कहती है, आप बड़े अजीब हैं। आपको किसी से मिलने का मन नहीं करता तो आप सोचते हैं कि मेरा भी नहीं करेगा। ठीक है, नहीं जा रही मैं बेड पर बैठ जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, पढ़ती हूँ बैठ करके, ठीक है? आप खुश हो जाएंगे। ये सुनते विराज कहते हैं, कितना गुस्सा करती हो तुम मेरे ऊपर। बात समझा करो, कुछ कुछ फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ मैं। फ़ायदा नहीं था त्रिशा का इसमें कुछ भी। हाँ, वो बात अलग थी कि अविनाश को जेलसी हो रही थी कि कोई और लड़का त्रिशा को कहीं अपनी बेकार नज़रों से देखना ना शुरू कर दे। बाहर इतने सारे लोग आए हुए हैं और लगातार लोग आए ही जा रहे हैं, ऊपर से सोसाइटी के इतने सारे लड़के हैं। अब कितनी बच्ची जैसी है, कोई भी आकर के अगर उसे ऐसे देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अब जाकर के अविराज के दिमाग में कुछ तो ऐसा आया था जो कि वो त्रिशा को समझाते हुए कहते हैं, तुम आज दुल्हन हो, रिसेप्शन होने वाला है। रिसेप्शन का मतलब है कि आज सब लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे, राइट? तो अगर तुम पहले से ही सबको अपना चेहरा जाकर दिखा दोगे तो फिर एक्साइटमेंट कहाँ से रह जाएगी? अब बात समझ में आ रही मैं क्यों मना कर रहा था? अब त्रिशा अब जाकर के अपने सर को हाँ मिलाते हुए थोड़ा खुश होते हुए कहती है, अच्छा, हाँ ये तो सही कहा आपने। अगर मैं ऐसी बाहर निकल जाऊंगी तो सब लोग मुझे पहले से देख लेंगे। फिर जब मुझे दुल्हन बना देखेंगे तो कोई एक्साइटेड ही नहीं होगा। मैं नहीं निकलूंगी बाहर, ओके? अविनाश को अब जाकर के थोड़ा सुकून मिला था और वो उसके सामने जाकर के धीरे से अभी उसके फोरहेड किस करने वाले थे। त्रिशा एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी
लेकिन अविनाश क्यों रुकते? वो अभी भी उसको फोरहेड किस देते और फिर उससे कहते हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अब रिसेप्शन हो जाने दो, सबको पता चल जाने दो कि तुम मेरी बीवी हो, उसके बाद देखते हैं। और ये बोलकर न जाने उनके दिमाग में कौन सा खुराफात चल रहा था, जिससे वो बस एक आइविंग करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए थे। और इसी वजह से आज तृषा बस कमरे के अंदर ही थी। रिलेटिव्स पूछते रह जाते हैं, लेकिन अब अविनाश ने सबको पहले से इत्तला कर दिया था कि कोई भी तृषा को बाहर नहीं निकालेगा और किसी भी रिलेटिव से मिलवाने की ज़रूरत नहीं है उसे। वो छोटी सी बच्ची जैसी मासूम सी लड़की है, पता नहीं कौन उसके दिमाग में क्या भर दे। और फिर अविनाश मेहरा की बीवी है, क्यों मिलवाना है उसको सबसे? इसी तरह सब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। रिलेटिव्स की भीड़ अब बढ़ती जा रही थी। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी आ चुके थे और साथ ही बहुत सारे लड़कियाँ भी। सबके सब इस वक्त मृदुल के आगे पीछे लगी हुई थी, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि मृदुल ही तो है अविनाश की बीवी। इवन कई लोग तो उससे ये भी पूछ रहे थे, आज तुम्हें अपने हस्बैंड को नहीं जाने देना चाहिए था ऑफिस, पकड़ कर रखना चाहिए था उन्हें। हाँ, माना कि सबकी तो नहीं मानते, पर हमें लगा तुम्हारी तो मानते होंगे। ये सुनते ही मृदुल कहती है, नहीं उनको काम होता है। मृदुल यही समझ रही थी कि सब दानिश की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो अर्चना जी और उनका परिवार ही समझ रहा था कि यहाँ पर कितनी बड़ी कन्फ्यूज़न चल रही है। इस बात पर युग पीछे से अपनी मम्मा को धीरे से पकड़ते हुए कहता है, मम्मा ये क्या हो गया सबको? ये मृदुल भाभी को अविनाश भाई की बीवी क्यों समझ रहे हैं? और आपको पता है कितने सारे लोग उनसे अविनाश भाई के बारे में पूछ रहे हैं, उनको क्या पता होगा? और इवन बहुत गलत गलत बात पूछ रहे हैं, मुझसे तक पूछा। मैं अपने दोस्तों को क्या बोलूँ? इस बात पर रचना जी कहती हैं, सबको अवॉइड करो, जहाँ तक सबको पता चल जाएगा। और इस बात पर वो भी अपने सर को बस हाँ मिला दिया था। वही नूर दोपहर के वक्त अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, मम्मी वो ब्यूटी पार्लर कब तक निकलना है? भाभी को भी बोल देती हूँ मैं। ये सुनते ही सारे लोग कहते हैं, कौन सी भाभी? मृदुल को? मृदुल तो यहीं सामने बैठी है। लेकिन तभी वो अपनी बुआ जी, जो कि दूर की बुआ जी थी, उनको समझाते हुए कहती है, नहीं वो किसी और की बात कर रही थी मैं। इनको तो हम लेकर ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग निकले क्या? इस बात पर वो कहती हैं, हाँ बिल्कुल निकलो, टाइम भी हो गया है। वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए अब फिर से अपने मैनेजमेंट में लग चुकी थी और आसपास की चीज़ों को देख रही थी। आज अर्चना जी बहुत बिजी लग रही थी और विश्वराज जी भी कहीं ना कहीं बिजी थे। लेकिन अभी लगभग दोपहर के 1 बजे होंगे। विश्वराज जी का मूड अभी भी थोड़ा थोड़ा अभी परेशानी में था, जैसे कि उनको कोई बात बहुत ज़्यादा खटक रही हो। जैसे ही ये सारी बातें चल रही थी, वो अपनी जगह से खड़े होकर के अपने कमरे में जा चुके थे और अविनाश को कॉल मिला देते हैं। आज अविनाश कॉलेज नहीं, बल्कि अब आज पूरा दिन वो अपने दूसरे काम में लगे हुए थे और अचानक से उनका फ़ोन बज उठता है। अविनाश जो फ़ोन को कान पे लगाते हुए कहते हैं, यार मैं तुरंत मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, बाप को बाद में। लेकिन उससे पहले ही अभी विश्वराज जिनको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, आर यू श्योर अबाउट दिस रिसेप्शन? जैसे विराज ने ये सुना था, उनके कदम एकदम से अपनी जगह पर रुक गए थे और वो अपने केबिन की तरफ देखते और फिर अगल बगल कि अभी उनके आसपास कोई है तो नहीं, और थोड़े डिस्ट्रैक्ट मगर धीरे आवाज़ में ही कहते हैं, मैं आपको कितनी बार बताऊं, मैं इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। अगर आप नहीं हैं तो हो जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बार बार मुझे इस तरह से आप। ये सुनते ही विश्वराज जी कहते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ अविनाश, सोच लो तुम, रिश्ते बन जाए तो पूरी ज़िंदगी भर उसे हमें निभाना होता है, और कभी भी कोई फैसला जल्दीबाजी में ले हुआ हमें हमेशा पछतावे के पास ले जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में तुम ज़रूर सोचकर हमें जवाब दोगे। अविनाश को नहीं समझ में आ रहा था कि विश्वराज जी आखिर अविनाश से चाहते क्या हैं, क्या करे वो, और कैसे समझाए उन्हें कि वो वाकई ही त्रिशा के साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। जैसे ही अभी विश्वराज जी फ़ोन कट किए थे, अविनाश का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और आज कॉन्फ्रेंस हॉल में सबकी वोट लगती है। जिसने काम किया था अच्छे से उसके भी, जिसने काम नहीं किया था उसके भी, जो आइडियाज़ दे रहा था उसके भी, जो आइडियाज़ नहीं दे रहा था उसकी भी। अविनाश जो कि आज जिस तरह से अपसेट मूड के साथ है, दानिश भी समझ जाता है कि कुछ तो बात है जो कि घर की, और अविनाश सर उसे बता नहीं रहे। वो पूछने की कोशिश तो किया था, मगर अविनाश उसके बात को अवॉइड ही कर दिए थे और वो अपनी तृषा को कॉल लगाते हैं ताकि उनका मूड थोड़ा सा ठीक हो पाए। दूसरी तरफ से तृषा जो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी और प्रॉपरली साड़ी पहन रही थी, और उसमें उसकी बहन मृदुल उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि मृदुल को साड़ी वगैरह पहनना बहुत अच्छे से आता था।
त्रिशा को घूंघट में ही बाहर लेकर जाना था, क्योंकि अविनाश नहीं चाहते थे कि कोई भी उसका चेहरा देखे और कोई भी उससे ज़्यादा बातें करे, इसी वजह से। लेकिन जैसे अविनाश का कॉल आया था, वो एक मिनट मृदुल को रोकती है और फिर फ़ोन उठाते हुए कहती है, हाँ हेलो। दूसरी तरफ इस वक्त कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, जिसे त्रिशा दोबारा कहती है, क्या हुआ? हेलो, आप सुन रहे मेरी बात? आवाज़ नहीं जा रही क्या? हेलो। जैसे उसने थोड़ा तेज़ हेलो बोला था, अब जाकर अविनाश कहते हैं, तैयार हो रहे हो? त्रिशा ये सुनकर कहती है, आपको हर बात कैसे पता चल जाती है? और ये कैसे पता कि मैं तैयार हो रही हूँ? आप क्या मुझे तैयार होते हुए देख रहे हैं? अविनाश अपने चेहरे को बहुत ही सफाई के साथ ना मिलाते हैं और कितने सफाई के साथ झूठ बोलते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ? मैं कोई भगवान हूँ जो मेरी नज़र तुम पर ही टिकी होंगी? अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और तुम अपने घर पर। ऑब्वियसली नहीं देख सकता मैडम। लेकिन अविनाश इस वक्त अपने स्क्रीन पे, अपनी बड़ी सी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ त्रिशा को ही जूम करके देख रहे थे। हम अगर वो त्रिशा की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते थे, कोई ऐसी चीज़ देखना उनको बिल्कुल भी लाज़मी नहीं लगता था जो त्रिशा के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाए। अविनाश जो बस त्रिशा की आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किए थे, ताकि वो थोड़ा सा सुकून महसूस कर सके। तभी त्रिशा पूछती है, खाना खाया आपने? वैसे दानिश भाई को टिफ़िन दिया गया था। इस बात पर अविनाश कहते हैं, मैं ऑफिस में टिफ़िन नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर त्रिशा कहती है, आप तो बड़ी बदमाश है। सुबह भी कुछ खा कर नहीं गए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड थी। आप कह रहे थे कि आपको भीड़ पसंद नहीं है और इस वजह से आप जा कर के ऑफिस में खा लेंगे, और अब आप ऑफिस में भी नहीं खाए, क्या पूरा दिन भूखे रहना है? कितने हक से डांट रही थी त्रिशा उन्हें। अविनाश उससे कहते हैं, अच्छा मेरी माँ, खा लूँगा, या फिर आऊँगा तो अपने हाथ से खिला देना तुम। ये सुनकर त्रिशा कहती है, मैं नहीं खिलाने वालाने वाली हूँ, चुपचाप से जाकर वहीं खा लीजिए, अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। ये सुनकर अविनाश कहते हैं, ओके, ध्यान से जाना और सबके साथ ही रहना, ठीक है? और ये सुनते ही त्रिशा कहती है, क्या और? अविनाश उससे कहते हैं, ज़्यादा खूबसूरत बनने की ज़रूरत नहीं है, जितनी खूबसूरत हो बस उतने में ही ठीक हो। एक्स्ट्रा मेकअप कर लोगी तो पता चलेगा कि भूत लगोगी। ये सारी बातों को सुनकर इस वक्त बगल में खड़ी मृदुल भी थोड़ा थोड़ा उससे सुनते हुए हंस रही थी। तभी त्रिशा कहती है, मैं भूत नहीं लगूंगी, समझे आप? और टेंशन मत लीजिए, जितना भी मेकअप करूंगी मैं अच्छी ही लगूंगी। बढ़िया है, फ़ोन रखिए, मुझे फालतू फालतू सजेशन दे रहे, एक तो खाना भी नहीं खाए। और ये बोलकर वो अभी फ़ोन काट दी। तभी अविनाश कहते हैं, अच्छा एक और बात। त्रिशा कहती है, हाँ बोलिए। अविनाश जो उससे कहते हैं, अपने फ़ोन को दूसरे कान पर लगाओ तब बोलूँगा। ना जाने त्रिशा को थोड़ा सा इस पर शक तो हुआ था कि क्या ये मनुष्य मुझे देख रहा है, लेकिन फिर वो उनकी बात मानते हुए कहती है, अजीब हालत है आपकी, हाँ बोलिए। अविराज उससे कहते हैं, वो अम, कुछ नहीं, रहने दो। ये सुनकर त्रिशा कहती है, अरे मैं एक्साइटेड हो रही थी, मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेंगे। कि नहीं बोलिए अब, वरना मैं ओवर थिंक करना शुरू कर दूंगी कि आप क्या बोलने वाले थे। ये सुनते ही अविराज उससे कहते हैं, त्रिशा वो कहना ये था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मतलब नहीं, ठीक ठीक हो तुम, ज़्यादा अच्छी भी लगती हो। मैं फ़ोन रखता हूँ। और ये बोलकर उन्होंने झटके से फ़ोन कट कर दिया था। वहीं दानिश जो इस वक्त अपनी फ़ाइल को लेकर के मुंह खोले हुए अविनाश की तरफ अजीब तरीके से झुका हुआ था, वो भी सामने ही खड़ा था, लेकिन अविनाश का ध्यान नहीं गया था, क्योंकि उनका तो पूरा ध्यान इस वक्त उनकी स्क्रीन पर टिका हुआ था। और अभी जैसे उनकी नज़र पहुंचती है दानिश पर, वो ज़ोर से काउंटर पर हाथ मारते हुए कहते हैं, क्या है? दानिश एकदम से खड़े होते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, कुछ नहीं। ये फ़ाइल है सर, इस पे सिग्नेचर मिल गया है सर, और ये एक बार आप रिव्यू दे देते हो, मैं इसको आगे पास कर दूँ। वैसे ऐसे नहीं बोलते हैं, आई लव यू बोलना होता है सर। अविराज ये सुन कर के दानिश से कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे कि किस तरह से बीवियों से बात करनी होती है? कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सुनकर दानिश कहता है, नहीं वो मेरी भी तो शादी हो चुकी है और मैं काफ़ी रोमांटिक पति हूँ सर, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सजेशन। कोई बात नहीं सर, आप रहने दीजिए। उसे लगा था कि अविराज उसे बुरी तरह से घूर रहे हैं, तो अविराज और दानिश की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत बोल रहे हो तुम, सैलरी काट लूँगा तुम्हारी 2 दिन की। त्रिशा को अब तैयार होकर के पार्लर जाना था, सारी लोग के साथ। इस वक्त जितनी भी लड़कियां थीं, स्पेशली घर की लड़कियां, वो सब के सब पार्लर के लिए निकल रही थीं। अविराज ने पहले से ही गाड़ी प्रेप कर रखी थी कि
जैसे ही अभी इन लड़कियों की गाड़ी निकलेगी, पीछे पीछे वो लोग भी निकल जाएंगे ताकि सिक्योरिटी की कोई कमी ना हो। अरे आज तृषा भी उन लोगों के साथ थी, तो एक गाड़ी एक्स्ट्रा ही जा रही थी ताकि सिक्योरिटी वाकई ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। फाइनली वो लोग पार्लर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे भी तृषा पार्लर पहुंची थी, वहां के नज़ारे को देख करके और साथ ही मृदुल के चेहरे की तरफ वो देखते हुए कहती है, ये यहाँ पर तैयार होंगे हम? ये तो कोई बहुत अच्छी जगह लग रही है। तभी मृदुल कहती है, हाँ तो अब मेरी प्यारी सी बहन है और उसका आज रिसेप्शन है, तो वो यहीं से तैयार होगी ना। और फिर आप मिसेस अविनाश मेहरा है, भूला मत करिए। इस जी, मैं नहीं भूल रही, क्योंकि कोई मुझे भूलने ही नहीं देता। वो खुद मुझे 25 बार याद दिलाते रहते। हाँ। जैसे वो लोग अंदर की तरफ आ रहे थे, आसपास के लोग उन लोगों के लिए अलग ही व्यवस्था कर रखे थे और पूरा का पूरा पार्लर ही इस वक्त उन लोगों के लिए खाली कर दिया गया था। कुछ लोगों ने वेलकम ड्रिंक्स वगैरह भी दे रहे थे, मगर तृषा हर चीज़ को डिनाई कर देती है और फाइनली आकर के बैठ चुकी थी अपने अपने चेयर पर। यहाँ पर सबके लिए अपने अपने चेयर लगाए जा चुके थे और सबसे बेहतरीन मेकअप इस वक्त तृषा का ही होने वाला था, क्योंकि मेन दुल्हन तो वही थी। अविराज ने स्पेशली अपॉइंटमेंट लिया था अपनी तृषा के लिए। और जैसे ही तृषा अपने उस कपड़े को देखती है, लेकिन ये कपड़ा तो दूसरा है, वो अपने चेहरे को ना मिलाकर कहती है, नहीं ये वाला तो नहीं, अम, ये वाला मेरा नहीं है। लेकिन लेकिन तभी वो स्टाफ आकर के तृषा के सामने कहती है, आई थिंक सर आपके लिए यही वाला चूज़ किए हैं, तो आप प्लीज़ ये वाला पहन लेंगी। ये सुनते ही तृषा एकदम से अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ, इसीलिए उस दिन वो मेरा मेजरमेंट ले रहे थे। अब मुझे समझ में आया, मतलब मेरे फेवरेट ड्रेस उन्हें कैसे पता चल गई। यार कितने अच्छे हैं। वो खुद से ही बातें किए जा रही थी, तभी वो स्टाफ धीरे से पूछती है, अब क्या मैम, मेजरमेंट? ये सुनते ही तृषा कहती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा था मेरा। और ये बोलकर वो जल्दी से अब उस कपड़े को पहनने के लिए अंदर जा चुकी थी और उसी बारे में सोच रही थी कि जब अविनाश ने उसकी बॉडी के हर कोने को कितने अच्छे से नापा था और किस तरह से उनकी हरकतें थी, तृषा को कितना गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसे ये तृषा को थोड़ा पता था कि अविनाश को कोई लहंगा ऑल्टर करवाना है उसके लिए। फ्लैशबैक में 2 रात पहले की बात। अभी तृषा जो कि अपने बालों को कॉम करके सोने के लिए आ रही थी, तभी अविराज अचानक से ही उसके कपड़े को धीरे धीरे अपने हाथों से सहलाते हुए उसे बहुत ही अच्छे से टच करते हुए कहते हैं, कितनी पतली हो तुम। कभी तृषा का हाथ, तो कभी तृषा की कमर, तो कभी तृषा के जैसे अभी वो गर्दन के पास पहुंचते, तृषा उनका हाथ रोकते हुए कहती है, ये क्या तरीका है और ऐसे कौन करता है। तृषा ने जो कपड़े पहन रखे थे वो पूरी तरह से सिल्क के कपड़े थे और उसमें उसके पूरे शरीर अच्छी तरह से कवर्ड थी। लेकिन अविनाश को ये नहीं चाहिए था। इस वक्त तो प्रॉपर्ली उसे देखना चाह रहे थे कि इस लड़की की फिगर क्या है, तभी तो वो लहंगे को और उसके ब्लाउज को स्पेशली ऑल्टर करवा पाते। अविनाश उसके ठीक सामने पहुंचते हैं और फिर उसके बालों को पीछे की तरफ पूरी तरह से क्लच से लगाते हुए उसकी गर्दन को अपने उंगलियों से देख रहे थे, जैसे कि वो उसके गर्दन को नाप रहे हों। ये देखती तृषा कहती है, ये क्या कर रहे हैं। अविनाश उसे कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रहो। और फिर वो अपने हाथ में कुछ तो ऐसा लिए थे जो कि तृषा को नज़र नहीं आया था और उसी से कभी तृषा के चेस्ट के ऊपर, तो कभी शोल्डर, तो कभी उसके हाथ, तो कभी जैसे अभी वो उसके ब्रेस्ट तक पहुंच पाते, तृषा एकदम से अविनाश से दूर होते हुए कहती है, ये क्या तरीका है और ये क्या कर रहे हैं आप, अजीब इंसान है। और ऐसे ये इंच टेप है क्या। तभी अविनाश कहते हैं, नहीं, बस ऐसे ही है कुछ, तुम शांति से खड़ी नहीं रह सकती। कहती है, अच्छा तो आप कहीं भी हाथ लगाएं और मैं शांति से खड़ी रहूँ, मैं चिल्लाऊँ भी नहीं। हाँ बढ़िया है, दूर ही है। और ये बोलकर अभी वो जैसे सोने जा पाती है, विराज उसको रुकते हुए कहते हैं, बस 2 मिनट। और फिर उसके चेस्ट को भी वो प्रॉपरली अपने हाथों से नापते हैं और फिर धीरे धीरे उसके कपड़े को उठाते हैं उसकी कमर पर, क्योंकि कमर तो हल्की भी ढीली नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से उन्होंने कपड़े को उठा करके उसकी कमर को नापा था। और तृषा जो कि इस वक्त अविनाश को कैसे बताए कि उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो ये बोले कि उसे ये सब कुछ कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वो अपनी आंखें ज़ोर से बस बंद कर ली थी और साथ ही अपनी मुट्ठी में अपने कपड़े को भींच ली थी। अविनाश जो फाइनली अब उसके पैरों तक पहुंचते हैं और फिर फाइनली उसके चेहरे की तरफ देखकर कहते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर योर टाइम मिसेस वाइफ, अब जाकर सो जाओ, बहुत चिल्लाती हो। और अविनाश अब अपनी टैबलेट में कुछ नोट करना शुरू कर दिए थे, जैसे कि वो कुछ लिख करके किसी को टेक्स्ट कर रहे हों।
त्रिशा को अब जाकर के सब समझ में आ रहा था कि आखिर उस दिन वो सब क्या कर रहे थे, और वो लगातार यही सोचे जा रही थी, कितना ज़्यादा ठरकी मिल गई मुझे, बुड्ढे कहीं के। हर वक्त हाथ लगाते रहते हैं, ऊपर से कहते हैं कि मैं चिल्लाऊं भी ना, सबको बता दूंगी मैं। फाइनली त्रिशा वो लहंगा पहन चुकी थी। दुपट्टा उसका बाहर ही था, लेकिन लहंगे में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। वो लहंगा इसको थोड़ा ज़्यादा ही खूबसूरत और ज़्यादा ही हॉट दिखा रहा था, क्योंकि उसका क्लेविस हल्का हल्का इस लहंगे में नज़र आ रहा था। उसका ब्लाउज हल्का सा डीप था, जो कि त्रिशा को आदत नहीं थी ऐसा पहनने की। वो तो बचपन से शर्ट पैंट में रहनी थी। उसके पापा उसे ज़बरदस्ती लड़कों की तरह कपड़े पहना कर रखते थे, और अब उसे इस तरह से क्लेविस वगैरह दिखाना पड़ रहा है। वो थोड़ा सा डरते हुए और साथ ही बाहर की तरफ हल्का सा झांकते हुए कहती है, एक्सक्यूज़ मी, आप ज़रा अंदर आएंगी? और वो एक स्टाफ को बुला करके अपने चेस्ट की तरफ दिखाते हुए कहती है, ये देखिए ना, ये कुछ ज़्यादा ही डीप है, मतलब इतना नीचे नहीं, मुझसे नहीं होगा। वैसे ऐसा नहीं था, उसका ब्लाउज परफेक्ट था। वो बस त्रिशा को प्रॉब्लम हो रही थी इतने में, वरना मृदुल का ब्लाउज तो इससे भी ज़्यादा डीप था, मगर उससे तो कोई एतराज़ नहीं था। वो स्टाफ इसे वो स्टाफ त्रिशा को देख कर कहती है, आप इसमें बहुत ही परफेक्ट लग रही है मैम। और कहाँ, आपका तो बिल्कुल सही है। आई मीन आपका तो हमने डीप नेक भी नहीं करवाया था। आपको क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं पसंद आ रहा? त्रिशा कहती है, नहीं नहीं, प्यारा तो बहुत है, पर थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, इससे ज़्यादा हीरोइन तो नहीं लग रही हो ना? तभी इस बात पर स्टाफ जो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, सॉरी सॉरी मैम, पर आप वाकई हीरोइन लग रही हैं। अब बाहर चलें? अब मैं आपको दुपट्टे से कवर कर दूंगी अगर आप कहें तो। तुषार कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे ना ये नेकलाइन एकदम से दिखना नहीं चाहिए, दुपट्टे से पूरा कवर्ड हो। लेकिन जैसे भी वो बाहर की तरफ आई थी, नूर, आरोही, अर्चना जी, सारे लोग उसको ही देखते रह जाते हैं। वहीं त्रिशा जो कि बहुत ही मुश्किल से अपने आप को पूरी तरह से अपने हाथों से कवर किए थे, और स्पेशली अपने नेक लाइन को। इस बात पर नूर जो कि उसका हाथ हटाते हुए कहती है, क्या हुआ भाभी, दिखाओ ना कितनी प्यारी लग रही हो। ये सुनते ही त्रिशा कहती है, अरे ये क्या बोल रही, क्या दिखाऊं, देख तो रहे हैं। और ये क्या देखना चाह रही हैं लोग? त्रिशा खुद से ही कह रही थी, और साथ ही अपनी नज़रों को अजीब तरीके से सबको घूरे जा रही थी। तभी वह स्टाफ कहती है, आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली आई थिंक मैम ये वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है, थोड़ा लहंगे का ब्लाउज इनका डीप लग रहा है। तब इस बात पर अर्चना जी कहती है, कहाँ डीप है बेटा, बिल्कुल तो ठीक है, तुम भी ना, चलो बैठो। आरोही कहती है, आप ज़रा मेरा नेकलाइन देखिए ना। नूर जी, मम्मी जी और त्रिशा जी, आप भी देख लीजिए, इसे कहते हैं डीप नेक। और इंसान डीप नेक में काफ़ी, आई मीन औरतें औरतें डीप नेक में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और ये बोल करके वो बड़े इतराते हुए अपने बालों को पीछे अपने कानों के लगा ली थी। अर्चना जी कहती हैं, दुपट्टा ले लीजिएगा, वरना जान लीजिए बहुत पिटाई करूंगी। सब लोग हंसते ठहाके था लगाते सब लोग हंसते ठहाके लगाते यहाँ पर तैयार हो रहे थे, और फाइनली अब त्रिशा एज अ ब्राइड अपने आप को पूरी तरह से तैयार होकर के देख पा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो। और वो धीरे से कहती है, यहाँ ज़रा कान के पीछे काला टीका लगा दीजिएगा, नज़र लग जाएगी मुझे अपनी ही। ये सुनते स्टाफ कहते हैं, ओके मैम, लगा देती हूँ। वैसे वाकई क्या सही चॉइस है सर की, बहुत प्यारी लग रही हैं। अब एक तरफ सारे लोग तैयार हो रहे थे, वहीं मृदुल जैसे ही पीछे मुड़ कर के देखे थे, उसका लहंगा थोड़ा डार्क था, लेकिन त्रिशा का लहंगा बहुत ही ज़्यादा लाइट था, और लग रही थी वो कितनी प्यारी प्रिंसेस जैसी बच्ची। वहीं पीछे से मृदुल आकर के उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, बहुत प्यारी लग रही हो। लेकिन हाँ, ध्यान दिया था उसने, अपने होठों को उसके गालों तक नहीं लगाया था, वरना उसके होठों पर निशान जो छूट जाते। अब फाइनली सब लोग तो प्रिपेयर हो चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ लोग का दुपट्टा लगाना बाकी था, तो कुछ लोग के अभी एक्स्ट्रा मेकअप। अब फाइनली त्रिशा जो कि अपने आप को थोड़ा थोड़ा सफोकेटेड महसूस कर रही थी, और साथ ही उसका फ़ोन भी रिंग हो रहा था, जिससे वह कहती है, अच्छा मैं अभी बाहर चलती हूँ, हाँ? आप लोग तैयार हो जाओ। और ये बोल कर कि वो बस अभी बाहर निकली थी, लेकिन जैसे भी वो फ़ोन रिसीव करती है, दूसरी तरफ से आवाज़ ही नहीं आती। हेलो, हेलो कौन? देखिए मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? क्या? ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि उसकी आवाज़ त्रिशा को ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी तरफ की जो भी आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा खटखटा रही है, और साथ ही ऐसा लग रहा है कोई नेटवर्क इशू है, जिससे वो खुद ही बाहर की तरफ आते हुए कहती है, हेलो, अब आ रही है आवाज़? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन जब वो देखती है कि बार बार इसी तरह से हो रहा है, तो वो फ़ोन ही कट कर दे रही थी, और सोची थी जिसको काम होगा दोबारा कॉल कर ही लेगा। और ऐसा ही होता है।
अभी वो अंदर दोबारा से जा पाती तभी दोबारा से उसका फ़ोन रिंग होना शुरू हो जाता है। फ़ोन जैसे अभी उसने अपने कानों से लगाया था, इस बार फिर से वही प्रॉब्लम हो रही थी। स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ ऐसा लग रहा था किसी तो ऐसे इंसान की है जिसको वो नहीं जानती। लेकिन उसके बावजूद भी वो जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके फ़ोन पर फ़ोन किया क्यों गया है। और वो यही बात पूछती है, क्या काम है आपको? और क्या बोलिए, आप ठीक से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तृषा बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि वो ध्यान ही नहीं दी थी कि वो पूरी तरह से पार्लर के बाहर आ चुकी है। और तभी वो कहती है, देखिए आप जो भी हैं मुझे क्लियर। लेकिन अभी वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था और साथ ही उसके हाथ को वो अचानक से पकड़ लेता है। जिसे तृषा अभी तो अपने हाथ को छुड़ा पाती लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अचानक ही उसे एक गाड़ी में ला करके बिठा दिया जाता है। उसके लहंगे को प्रॉपरली वो लोग अंदर की तरफ करते हैं और उसे ज़बरदस्ती पकड़े हुए अब अपने साथ ले जाने लगे थे। ये देखते हुए तृषा अगल बगल उन दोनों को घूरती है जो कि उसके आगे पीछे बैठे थे और साथ ही सामने वाले ड्राइवर को, और चिल्लाते हुए कहती है, गाड़ी रोको, ये क्या तरीका है, मुझे अकेले क्यों भर कर लेकर जा रहे हो? बाकी लोग तो वहीं छूट गए ना, इतनी क्या जल्दी है, और कौन हो तुम लोग? उसकी आवाज़ जो कि सारे लोग बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, इवन उसे डरा कर धमका कर, लेकिन ये लड़की मान ही नहीं रही थी शांत होने के लिए। तभी वो घूरते हुए कहती है, देखो बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा, मुझे कैसे किडनैप करना, जानते नहीं हो तुम लोग अभी मुझे। लेकिन जिस तरह से तृषा लगातार बोले जा रही थी, उसके ठीक राइट साइड में बैठा आदमी कहता है, ज़्यादा बोली ना तो जुबान काट दूंगा, चुपचाप से शांति से ऐसे ही पड़ी रहो। ये सुनते ही तृषा कहती है, अच्छा तो मैं शांति से पड़ी रहूं, और ऐसा क्यों? जब मुझे प्रॉब्लम हो रही तो मैं चिल्लाऊंगी क्यों नहीं? आप और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल एक जैसे हैं, वो भी यही कहते हैं। जब भी वो मेरे साथ कुछ उल्टा फुल्टा करते हैं ना, वो कहते हैं चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। बट मैं क्यों ना चिल्लाऊं जब मुझे दिक्कत हो रही है तो? मेरी आवाज़ मेरा हक है, फ्रीडम टू स्पीच हो। और इस कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम है लोगों को बोलने की। मैं बोलूँगी, मैं चिल्लाऊंगी, गाड़ी रोको, सुनाई दे रहा है तुम्हें, गाड़ी रोको। वो लगातार ड्राइवर को ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कि वो ड्राइवर उसका अपना ही नौकर हो। वो ड्राइवर जो कि अपने हाथ में अब गन लेता है और तृषा की तरफ उसे पॉइंट करते हुए कहता है, यहीं पर भून कर रख दूंगा तुझे। लेकिन जैसे अभी ड्राइवर ये कर पाता, उसके ठीक बगल में बैठा, यानी कि पैसेंजर साइड पर बैठा आदमी कहता है, गलती कर रहे हो, राजनाथ और मोहित सोलंकन की अमानत है ये, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल होने वाली हो तुम लड़की, शांत हो जाओ और अपने लिए भगवान से दुआएं करो। ये बोलते ही वो आदमी अब सीधा देखने लगा था, यानी कि सामने। ये सुनते ही तृषा कहती है, दुआएं तो अब तुम लोग अपनी ही करो, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो, 4 आदमी हो नहीं मेरे को हड़काने चले हो। गलीमत है तुम लोग की कि मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि ये गाड़ी है। एक बार गाड़ी रोको, बीच सड़क पर ना कुत्तों की तरह मार मार कर तुम लोग को भगा दिया ना। मेरा नाम भी तृषा नहीं, मिसेस तृषा मेहरा नहीं। बात समझ में आ रही तुम लोग की? नहीं आएगी। कहते हैं ना, जब इंसान की मृत्यु आने वाली होती है तो विनाशकालीन बुद्धि हो जाती है। तुम लोग चलो, जहाँ भी लेकर चलो चलो, बहुत बुरे फंसोगे तुम लोग। और ये बोलते बोलते वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा तो घबरा रही थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं ये लोग मुझे, मैं कहाँ फंस गई, किसी को कॉल, अरे मेरा फ़ोन कहाँ है, मेरा फ़ोन कहाँ है? और फिर वो अगल बगल देख रही थी। तभी उसके लेफ्ट साइड में बैठा लड़का कहता है, क्या ढूंढ रही हो? ये सुनते ही तृषा कहती है, इस वक्त क्या ढूंढूंगी मैं, अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ, कहाँ है मेरा फ़ोन? और अगर उसमें कुछ इधर उधर कॉल वॉल कर दिया ना तो अच्छा नहीं होगा, फ़ोन दो मुझे। उसके ठीक लेफ्ट साइड में बैठा बंदा कहता है, फ़ोन क्यों दूँ तुझे, हाँ? और चुपचाप से शांति से बैठ, हमने तुझे किडनैप किया, तुझे डर नहीं लग रहा? रो नहीं रही है तू, बैठ कर ही हम लोग को ऑर्डर दे रही है।